हेलो एवरीवन, सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागोजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि सीटेट पेपर 1 में लैंग्वेज 2 के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 साइंस और सीटेट पेपर 1 पर्यावरण अध्ययन की कंप्लीट एनसीईआरटी की रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इसके अलावा मैंने सीटेट पेपर 1 की लैंग्वेज 1 में पूछे गए इंग्लिश पैडागोजी की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। अब चलिए सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि पहला है एक्स्ट्रा कोचिंग बाय पेरेंट्स, क्योंकि इसमें पेरेंट्स द्वारा एक्स्ट्रा कोचिंग कराई जाती है, या फिर टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, यानी कि जो गिफ्टेड या फिर आप कह लीजिए डिफरेंटली एबल स्टूडेंट होते हैं उनको हम टीचिंग कराते हैं, या फिर डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग द नीड इन लर्निंग, यानी कि यहाँ पे हम डायग्नोस करते हैं नीड को और एड्रेस करते हैं ताकि उन बच्चों की जो नीड है लर्निंग में वो पूरी हो सके, या फिर टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक से हम बियॉन्ड यहाँ पे टीचिंग करते हैं। तो देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण है ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें पहले बच्चे को डायग्नोस किया जाता है और डायग्नोस करने के बाद जब प्रॉब्लम निकलती है तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनको एड्रेस किया जा सके और बच्चों की लर्निंग को और बढ़िया किया जा सके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन, जिसमें हमें बता रखा है डायग्नोसिंग एंड एड्रेसिंग गैप इन लर्निंग, ताकि बच्चों की लर्निंग में जो गैप रह गया उसको एड्रेस करके दूर किया जा सके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रन, कह रहे हैं किस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो थिंकिंग स्किल को बच्चों में बढ़ाते हैं, यानी कि बच्चा चिंतन इनसे कर पाता है। पहला है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसमें बच्चा खुद यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है, या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसका हम एक एग्जैक्ट आंसर देते हैं, यानी कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश का राष्ट्र पक्षी क्या है और बच्चा इसका जो सटीक आंसर देता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसे क्लोज एंडेड बोलते हैं। तो देखिए, इससे थिंकिंग स्किल बढ़ती नहीं है, क्योंकि बच्चे को अगर आंसर पता होगा तो बच्चा आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला है फैक्चुअल क्वेश्चन, जो फैक्ट पे आधारित होते हैं, या फिर क्वेश्चन बेस्ड प्योरली ऑन रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जो कि किसी टेक्स्ट पे आधारित होते हैं जिन्हें हम पढ़ के देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों की थिंकिंग स्किल को कौन से क्वेश्चन बढ़ावा देते हैं। ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चा खुद यहाँ पे रिस्पॉन्स करता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। देखिए, जो दूसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो भी यहाँ पे फिक्स होते हैं। तो देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अगर बच्चे को फैक्ट पता होंगे तो बच्चा आंसर दे पाएगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पहला ऑप्शन, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि समावेशी कक्षा को लेके इनमें से कौन सा वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे। यानी कि समावेशी जो कक्षा होती है उसमें किस तरीके से टीचिंग कराई जाती है। पहला ऑप्शन है, बच्चों को हम सिंपैथी देते हैं, यानी कि हम सोचते हैं कि ये बच्चे डिफरेंटली एबल है तो हम सिंपैथी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं, या फिर कोलैबोरेशन, यानी कि सबको इकट्ठा सोच के हम इकट्ठा लेके पढ़ाते हैं, या फिर हम कंपटीशन की भावना बच्चों के अंदर लेके आते हैं कि आप लोगों को कॉम्पिटेटिव बनना है और कंपटीशन का पार्ट बनना है, या फिर एनवी। तो देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो समावेशी कक्षा होती है, इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, उनमें हम मेन ध्यान ये देते हैं कि हम यहाँ पे डिफरेंटली एबल स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ
इकट्ठा कोलैबोरेट करके पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, वो कोलैबोरेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे हम बच्चे को कोलैबोरेशन सिखाते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। यहाँ पे बोल रखा है, अगर आपकी कक्षा के जो यंग लर्नर है, अगर उनका लेसन से इंटरेस्ट हट जाए तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, यानी कि उनको अलाउ कर दो कि वो बाहर जाएं और खेलें। तो देखिए, इससे बच्चों का इंटरेस्ट वापस नहीं आएगा, इससे कहीं ना कहीं बच्चा खेल में ही बिजी हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगला है, आस्क देम टू स्लिप फॉर अ वाइल, उनको थोड़ी देर के लिए बोल दें कि वो सो जाएं। तो देखिए, ये ऑप्शन तो कहीं पे तो बैठता नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है, टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन एक्टिविटी, यानी कि उनको हम कोई स्टोरी सुनाएं या फिर कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराएं। इस ऑप्शन को जरा होल्ड पे रखते हैं। आस्क देम टू सिट क्वाइटली फॉर सम टाइम, उन बच्चों को बोलें कि कुछ देर तक वो चुपचाप बैठें। तो देखिए, ये जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। अगर हमें बच्चों में इंटरेस्ट जगाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एक्टिविटी का सहारा लेना होगा, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्टोरी बच्चों को सुनानी होगी जो उन्हें इंस्पायर करे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज, जो हम आकलन करते हैं इसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, ताकि हम बच्चों को राइटिंग में प्रैक्टिस दे सके, लेख में प्रैक्टिस दे सके। तो देखिए, ये जो आकलन हम करते हैं, असेसमेंट जो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्किल को ठीक नहीं करता है, यानी कि राइटिंग को प्रमोट नहीं करता। ये रीडिंग हो गया, ये लिसनिंग हो गया, ये स्पीकिंग, ये हर तरीके की स्किल को, हर तरीके की कौशल को प्रमोट करता है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगला है, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि इसके माध्यम से हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको जरा होल्ड पे रखते हैं। अगला है, टू डिसाइड पास एंड फेल, यानी कि हम जो आकलन करते हैं उसकी मदद से हम ये बताएंगे कि बच्चा पास हो गया या फेल हो गया। तो देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अगला है, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर, तो कहीं ना कहीं आकलन हम इसलिए भी करते हैं ताकि बच्चों की अचीवमेंट को हम मेजर कर सकें, पर कहीं ना कहीं आकलन का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो ये होता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बढ़िया कर सके। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं बच्चा अचीव भी कर पाएगा। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, which of the following will help learner to take greater responsibility for their own learning, यानी कि इनमें से कौन सा बच्चों में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आएगा उनकी खुद के अधिगम के लिए, उनके खुद की लर्निंग के लिए। पहला ऑप्शन है, कंट्रोल राइटिंग टास्क, यानी कि कुछ ऐसे टास्क करा दीजिए जो कि राइटिंग से संबंधित हो, जो लेख से संबंधित हो और साथ ही साथ कंट्रोल हो। तो देखिए, कंट्रोल वर्ड से ये नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट यानी कि जब वो आपस में एक दूसरे को असेस करें। और नेक्स्ट ऑप्शन है, समेटिव असेसमेंट, जो हम ऐसे कंडक्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है साल के एंड में, जिन्हें हम एंड टर्म असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला है, सुपरवाइज रीडिंग सेशन। तो देखिए, यहाँ पे रीडिंग की बात की जा रही है, किसी एक स्किल की हम बात नहीं करते, हम हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में बात करते हैं। तो पहला और लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चे में खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी अपनी लर्निंग के लिए। तो देखिए, ये तब होता है जब हम एंड टर्म असेसमेंट लेते हैं, जिसके मदद से बच्चे को अपना ओवरऑल बिहेवियरल चेंज, ओवरऑल ग्रेड चेंज और साथ ही साथ ये पता चलता है कि पूरे साल में कितना सीखा। और कहीं ना कहीं जब वो हायर ग्रेड में जाता है तो उसके पास खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कोई बच्चा 6 से 7th में गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जब वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएगा तो तब उस बच्चे में खुद की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
रीडिंग बिटवीन द लाइन एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व। जब हम ये बोलते हैं कि हम लाइनों के बीच में से चीज़ें रीड कर रहे हैं, ये रीडिंग का एक सब स्किल माना जाता है, जिसके अंदर मेनली क्या किया जाता है। पहला ऑप्शन है गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन दी लाइन, यानी कि लाइनों के बीच में हमने जो स्पेस दिया है वो बिल्कुल बराबर है। तो देखिए ये कहीं से सेंस बनता नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है इन्फरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द कॉन्टेक्सुअल एंड वर्बल फेस। यहाँ पे बोल रखा है कि हम उसके अनस्टेटेड यानी कि जो बातें सामने से नहीं बोली गई है, हम उस चीज़ों को भी इन्फर कर रहे हैं, उस चीज़ों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्टेक्सुअल फेस में, और साथ ही साथ वर्बल क्लूज की मदद से हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बोल रखा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मतलब जो लाइन के अंदर डीप बातें बोली गई हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहा है। अगले ऑप्शन को भी जरा देख लेते हैं। अगला है आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, यानी कि इससे हम ग्रामेटिकल आइटम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट, यानी कि जो चीज़ें बताई गई हैं उस फैक्ट को समझना। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन द लाइन की बात की गई है कि लाइनों के बीच में हम जाके पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से हम अनस्टेटेड फैक्ट को समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है रोल प्ले कराने का, खास करके लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर, वे किस लिए होता है। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट रीडिंग हैबिट, इससे हम रीडिंग हैबिट को प्रमोट करते हैं। अगला है टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चों में जो संचार के कम्युनिकेशन के कॉम्पिटेंस है, यानी कि एबिलिटी है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको बढ़िया करना, ये यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात बोली गई है। अगला है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, यानी कि हम यहाँ पे एक्टिंग टैलेंट को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए रोल प्ले जो लैंग्वेज क्लासरूम में कराया जाता है वो इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। बच्चों को हम यहाँ पे एक्टर नहीं बना रहे, ये तो एक तरीके से टैलेंट होता है जो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर देख ही लिया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट है टू इवैल्यूएट डायलॉग राइटिंग स्किल, यानी कि बच्चों में डायलॉग राइटिंग स्किल को हम इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए रोल प्ले करते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे सेंस में नहीं बैठ रहा। तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया था कि जो हमारा प्राथमिक उद्देश्य होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है रोल प्ले के लिए, वो क्या है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए और बच्चे का कम्युनिकेशन यानी कि संचार का जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चों में डेवलप हो। तो दूसरा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर आर एनकरेज टू। जब हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के माध्यम से लैंग्वेज को लर्न कराते हैं तो लर्नर किस चीज़ के लिए यहाँ पे एनकरेज हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है अवॉइड एरर कंप्लीटली, जिसमें बच्चा एरर को कंप्लीटली अवॉइड करता है। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला है प्रैक्टिस लैंग्वेज ड्रिल मैकेनिकली, जिसमें बच्चा लैंग्वेज ड्रिल को प्रैक्टिस करता है वो भी मैकेनिकली। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, लर्न ग्रामर रूल बाय रोट। रोट मतलब रट्टा मारना। तो देखिए कोई भी अप्रोच जो है वो रट्टा मारना या फिर मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करता, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं हो सकता। लास्ट है डिस्कवर द रूल ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे डिस्कवर शब्द दिया गया और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से चीजें कराते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चा ग्रामर के रूल को डिस्कवर करेगा उनके उदाहरणों से, उनके एग्जाम्पल से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लैंग्वेज स्किल आर बेस्ट लर्न। जो हमारे भाषा कौशल हैं उन्हें हम बढ़िया तरीके से कब लर्न कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। मैंने आपको बहुत बारी बोला है कि जब हम भाषा कौशल बच्चे को सिखाते हैं, लैंग्वेज स्किल बच्चे को सिखाते हैं, तो हमेशा हमें इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए। अब ये भाषा कौशल होते कौन से हैं? ये 4 अलग अलग कौशल होते हैं जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जब भी हम कोई भी भाषा बच्चे को सिखाते हैं, कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं, तो हमें इन्हीं चारों को इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन पहला ही होगा, पर चलिए बाकी जरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिकल लैंग्वेज ड्रिल। तो देखिए लैंग्वेज स्किल को यहाँ पे बोल रखा है चैलेंजिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए और मैकेनिकल ड्रिल से पढ़ाना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन तो यहाँ पे इनकरेक्ट है।
अगला है व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन आइसोलेशन, यानी कि एक स्किल को आप एक टाइम में इंट्रोड्यूस करें, यानी कि जब आप लिसनिंग स्किल सिखाएं तब रीडिंग राइटिंग इनको आप इग्नोर करें। तो देखिए इग्नोरेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हो जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। अगला है ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि लैंग्वेज स्किल को, भाषा कौशल को हमें रिटन टेस्ट और असाइनमेंट के थ्रू पढ़ाना चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि हमें इन चारों भाषा कौशल को, लैंग्वेज स्किल को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उस लैंग्वेज में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल हेल्प टीचर इन। जो सब्स्टिट्यूशन ड्रिल मेथड होता है उससे टीचर को क्या हेल्प मिलती है? पहला ऑप्शन है इम्प्रूविंग द फ्लुएंसी ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर के अंदर फ्लुएंसी आ जाती है, या फिर इवैल्यूएटिंग द लैंग्वेज स्किल, इससे हम लैंग्वेज स्किल जो हैं LSRW इनको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, इनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, जिसके अंदर एक टीचर बच्चों को एक कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस दे सकती है, या फिर अगला है डेवलपिंग प्री रीडिंग स्किल, यानी कि अगला है डेवलपिंग प्री राइटिंग स्किल, प्री राइटिंग स्किल को डेवलप करने में बच्चों में मदद करता है। तो देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल होता है इसमें टीचर क्या करती है, बच्चों को यहाँ पे गाइड कर रही होती है और एक कंट्रोल मैनर में गाइड करती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक फिक्स डायरेक्शन में उस लैंग्वेज के स्किल्स को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर को हेल्प मिलती है वो ये मिलती है कि लैंग्वेज की प्रैक्टिस तो होती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल मैनर में प्रैक्टिस चल रही होती है। देखिए इसे नेगेटिव सेंस में यहाँ पे नहीं लिया गया है। टीचर क्या करती है, टीचर यहाँ पे बच्चों को गाइड करती है, यहाँ पे फैसिलिटेट करती है और एक कंट्रोल मैनर में चीजें चल रही होती है ताकि बच्चा इस लैंग्वेज के कोर को समझ पाए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, जो कि सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल टीचर को यहाँ पे हेल्प करता है। और लर्नर को क्या हेल्प करता है, लर्नर को यहाँ पे लैंग्वेज स्किल को सीखने में मदद करता है। देखिए हमें टीचर के पर्सपेक्टिव पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि अगर हमें करेक्ट स्पीच हैबिट डेवलप करनी है तो इसके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा? पहला है वोकैबुलरी प्रैक्टिस, यानी कि हमें वोकैब बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। अगला है क्विजेस, अगला है डिक्टेशन, यानी कि हम लोगों को शुटलेख बच्चों को करानी चाहिए, या फिर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, बच्चों को प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, यहाँ पे स्पीच की बात की गई है, यानी कि बच्चा यहाँ पे बोलेगा किसी चीज को और बोलने के लिए हमें बच्चों का प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कराना चाहिए ताकि बच्चा उसे प्रोनाउंस कर सके, और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से बच्चों में स्पीच हैबिट जो होगी वो बढ़िया तरीके से डेवलप हो पाएगी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 has included all-round development of the child as one of the aim of education, because जो right to education act है 2009 का, उसके अंदर बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के क्राइटेरिया को ऐड किया गया है, यानी कि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज की बात की गई है। इसका क्या मेन एम है एजुकेशन के अंदर, हमसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एवरी चाइल्ड ग्रो रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर, यानी कि हर बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष तक बहुत रैपिडली ग्रो होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। अगला है प्रॉपर हेल्थ केयर इज एसेंशियल, यानी कि बच्चों में प्रॉपर हेल्थ केयर का ध्यान हमें रखना चाहिए। या फिर इट नर्चर द फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि इसके अंदर जब हम बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं तब हम बच्चे का फिजिकल, मेंटल और सोशल इमोशनल सारे एस्पेक्ट को हम देखते हैं। या फिर इट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ
वर्कफोर्स, यानी कि हर बच्चे को हम काम में लेके आए, हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव नहीं की गई है। यानी कि हम लोगों को बस बच्चे को नॉलेज नहीं देनी, हम लोगों को ये देखना है कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। एक लैंग्वेज टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फैसिलिटेटर क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर लिसन टू इट। यानी कि हमें बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाएं देनी है और हमें ये अश्योर करना है कि बच्चे इस चीज़ को ध्यान से सुने। अगला है टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन क्विक टाइम। हम लोगों को क्लास को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है और सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना है। तो देखिए ये तो नेगेटिव सेंस में बोला गया है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है टू रीड द लेसन अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच लाइन। यानी कि एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, लेसन को हमें लाउडली पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हमें हर लाइन को एक्सप्लेन करना चाहिए। इससे बच्चा फैसिलिटेट नहीं होता। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता। अगला है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। यानी कि हमें एज अ फैसिलिटेटर क्या करना चाहिए, हमें बच्चों के लिए अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा मीनिंगफुल लर्निंग उस लैंग्वेज की कर सके। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को गौर करें तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कि हम लोगों को एज अ टीचर यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमें चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार अलग अलग कथन दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too। यानी कि जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो लगभग सारे टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, जबकि उनमें से कुछ यहाँ पे आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए भी होते हैं। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट इनटू गुड, एवरेज एंड पुअर। यहाँ पे हम बच्चे को ग्रेड कर सकते हैं गुड, एवरेज और पुअर में। तो यहाँ पे हम ग्रेड करने के लिए यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम कुछ सिखाने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करें। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। यानी कि जितने भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए किए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पे टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होगा वो इफेक्टिव तब होगा जब हम इसे लेसन को टीच करने के बाद हम कंडक्ट करें। तो देखिए ये बीच में कंडक्ट किया जाता है, लेसन के बीच में, ना कि बाद में। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है कि सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, जबकि उनमें से कुछ जो होते हैं आकलन के लिए यानी कि असेसमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यंग लर्नर आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंचुएशन दे विल। यहाँ पे पूछ रखा है कि यंग लर्नर को हम बोल रहे हैं कि वो अपनी स्पेलिंग और पंचुएशन को इम्प्रूव करें, तो यहाँ पे वो किस चीज़ की बात की जा रही है? पहला है नर्चर देयर क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को और लेके आए। अगला है शार्पन देयर लिसनिंग स्किल, यानी कि उन्हें अपनी लिसनिंग स्किल को शार्प करना चाहिए। या फिर इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी, उन्हें अपनी एक्यूरेसी को ठीक करना चाहिए। या फिर इन्हांस देयर फ्लुएंसी, यानी कि वो फ्लो में उस चीज़ को बोल पाए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, एक बात की गई है स्पेलिंग की और एक बात की गई है पंचुएशन की। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ठीक करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम अ लर्नर। यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछने के बजाय और बच्चों से आंसर के लिए बोलने के बजाय टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, अ टीचर गिव सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर टू फ्रेम क्वेश्चन। टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ शॉर्ट बच्चों को टेक्स्ट यहाँ पे दे दिए और बच्चों को बोल रही है कि आप क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कीजिए।
हर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू, यहाँ पे जो टीचर है उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है इस एक्टिविटी को कराने का। तो देखिए पहला ऑप्शन है मेक द लर्नर रियलाइज द डिफिकल्टी फेस बाय द टीचर इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, यानी कि यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन फ्रेम करने को इसलिए दे जा रहे हैं ताकि बच्चों को ये रियलाइज हो कि टीचर को कितनी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है जब उन्हें क्वेश्चन पेपर बनाना होता है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे यहाँ पे बोल रखा है द लर्नर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों की एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर ट्रेन द लर्नर एज अ गुड क्वेश्चन पेपर सेटर। यहाँ पे हम क्वेश्चन फ्रेम इसलिए करवा रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन पेपर सेटर बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। लास्ट यहाँ पे है टेक देयर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर बच्चा वहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेगा तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं एग्जामिनेशन में। ये पॉइंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। टीचर यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट दे रही है और बच्चे को बोल रही है कि क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करो। इससे टीचर क्या कर रही है, बच्चे के अंदर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर लेके आने की कोशिश, थिंकिंग यहाँ पे इन्हांस करने की कोशिश हो रही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लास इज। यहाँ पे पूछ रखा है कि सीनियर क्लास में बिहेवियर मैनेज करने में इनमें से कौन सा चैलेंज यहाँ पे फेस करने को मिलता है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रेडीनेस टू सी द स्मार्ट बोर्ड, यानी कि वो स्मार्ट बोर्ड को देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है स्टूडेंट लैक ऑफ सेल्फ स्टडी स्किल, बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी स्किल थोड़ा सा कम हो गया है। या फिर टीचर प्रेफरेंस टू कंडक्ट ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअल वर्क, यहाँ पे टीचर क्या करती हैं कि ग्रुप वर्क को ज़्यादा प्रेफर करती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्क। या फिर टीचर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीचर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो देखिए पहला और लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यहाँ पे बिहेवियर मैनेज करने में जो चैलेंज सीनियर क्लासेस में फेस करने को मिलता है वो इस वजह से होता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर जो सेल्फ स्टडी स्किल है उनका लैक होता है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है नोट्स कैन बी मेड यूजिंग अ फ्लो चार्ट और अ वेब डायग्राम द स्टडी स्किल इन्वॉल्व। जो हम नोट्स बनाते हैं जिसमें हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और साथ ही साथ वेब डायग्राम बनाते हैं, ये किस तरीके के स्टडी स्किल के अंदर आता है। पहला है गैदरिंग, अगला है स्टोरिंग, अगला है समराइजिंग या फिर रिट्राइविंग। देखिए जब हम नोट्स बनाते हैं जिसके अंदर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और साथ ही साथ वेब डायग्राम बनाते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के आप फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें एक पॉइंट को हम 4 अलग अलग एरिया से यहाँ पे लिंक करने की कोशिश करते हैं। ये हम चीज़ों को समराइज करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में उस टेक्स्ट का हम कंटेंट यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम वहाँ पे फटाफट रिवाइज कर सकें। तो इस तरीके के जो नोट्स होते हैं इसे हम कहते हैं समराइज करना। ये हम पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी के अंदर भी करते हैं। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी के अंदर किया जाता है, आपने जो टेक्स्ट रीड किया उसके बाद आप उसकी स्टोरी को फ्लो चार्ट में या फिर आप वेब डायग्राम के थ्रू उसे समराइज कर सकते हो। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप उस टेक्स्ट को कितना कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज। आकलन का यहाँ पे क्राइटेरिया हमसे पूछा गया है। पहला है स्कोरिंग की, अगला है गाइडलाइन विथ मार्किंग स्कीम, अगला है क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के जब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं क्वेश्चन वाइज, या फिर जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। देखिए आकलन जो होता है वो हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के यहाँ पे स्कोर के लिए नहीं कर रहे होते, या फिर हम मार्किंग स्कीम बनाने के लिए या मार्क्स देने के लिए नहीं कर रहे होते। आकलन यानी कि असेसमेंट जो है यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी है, हम बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे ये जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। दिस इज, यहाँ पे स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपस में दे भी रहे हैं। इस तरीके से वो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पे,
अ कंट्रोल इंटरव्यू, यहाँ पे वो एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं। या फिर अगला है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र एक्टिविटी, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को आती है वो आपस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या फिर अगला है रोल प्ले। रोल प्ले हम किसी कैरेक्टर का करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, तो इस क्वेश्चन में थर्ड जो ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता। अगला है एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, यानी कि इंफॉर्मेशन के बीच में गैप है, उस चीज़ को फिल किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या जा रहा है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी है जो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनके आंसर आपस में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन, जो कि है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वाइल लिसनिंग, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, मीन्स अ स्टेज, ये किस तरीके की स्टेज मानी जाती है। देखिए यहाँ पे वाइल शब्द लिखा हुआ है, यानी कि लिसनिंग के दौरान। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है व्हेन लिसनिंग एक्टिविटी इज इंट्रोड्यूस, यानी कि जब लिसनिंग एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, शुरू किया जाता है, और यहाँ पे वाइल शब्द लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन के टाइम में तो ये बात चल नहीं रही। अगला है व्हेन स्टूडेंट आर लिसनिंग फॉर प्लेजर, जब स्टूडेंट प्लेजर के लिए उस चीज को सुन रहा है। तो देखिए ये भी यहाँ पे तुक बैठता नहीं है। अगला जब हम ऑप्शन देखते हैं, व्हेन स्टूडेंट आर लिसनिंग टू अ रिकॉर्डिंग ऑफ नेचुरल कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो कॉन्वर्सेशन चल रही है उसके बीच में जब वो उस चीज को सुन रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ऑप्शन जरा देख लेते हैं, वेयर स्टूडेंट अटेम्प्ट अ लिसनिंग टास्क, जहाँ पे स्टूडेंट लिसनिंग टास्क को अटेम्प्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वाइल लिसनिंग की बात की गई है, यानी कि जब इस चीज को सुना जा रहा है, कॉन्वर्सेशन के बीच में हम किसी चीज को सुनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, जहाँ पे बोल रखा है कि स्टूडेंट एक रिकॉर्डिंग को नेचुरल कॉन्वर्सेशन के बीच में सुन रहा है। तो यहाँ पे वाइल लिसनिंग जो है, इसका थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड, जो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं वो किस लिए पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है टू गिव अ फीडबैक अबाउट व्हाट अदर थिंग योर स्पीच राइटिंग, यानी कि यहाँ पे कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आपकी स्पीच और राइटिंग के लिए। अगला है टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हाट अदर थिंक अबाउट, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जो लोग सोचते हैं। या फिर टू क्लेरिफाई अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। या फिर फॉर द सेक ऑफ एफर्ट वेयर नो आंसर नीडेड। देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्वेश्चन के पीछे ही आंसर छुपा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं ये इसलिए पूछे जाते हैं जिसमें आंसर देने के एफर्ट से बच सके और कहीं ना कहीं आंसर यहाँ पे नीडेड नहीं होता। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा, जिसमें हमें यहाँ पे बता रखा है कि हम लोग इस एफर्ट्स में नहीं होते कि यहाँ पे हमें आंसर देना पड़े। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब अ डोमेस्टिक सेंस, एक टेक्स्ट बुक है जिसमें डोमेस्टिक सेंस को इस तरीके से दिखा रखा है कि जो फादर है वो कुकिंग कर रहे हैं किचन में, और जो मदर है वो कहीं बाहर से काम करके घर में आ रही है, और बच्चा जो है ये स्विंग कर रहा है, यानी कि झूले में झूल रहा है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट कन्वे, तो यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को कन्वे करने की कोशिश करी जा रही है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे जेंडर के अनुसार जो काम यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं उसको रिवर्स किया गया है, यानी कि फादर जो है ये कुकिंग कर रहे हैं और मदर जो है वो बाहर के एक्टिविटी कर रही हैं। तो यहाँ पे जेंडर बायसनेस को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है कि जो काम है यहाँ पे आप लेबल नहीं कर सकते कि ये मेल करेगा या ये फीमेल करेगी। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगला है डिग्निटी ऑफ लेबर, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस, ये भी इनकरेक्ट है। अगला है वर्क इज वर्कशिप, यानी कि हमारा काम ही हमारा भगवान है। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जेंडर बायसनेस को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है इस टेक्स्ट बुक में ये जो एक्टिविटी दिखा रखी है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड टू लर्नर डायरेक्टली। टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, टीचर यहाँ पे नए शब्दों का अर्थ जो है, मीनिंग जो है वो लर्नर को डायरेक्टली नहीं बता रही। बिकॉज पहला ऑप्शन दे रखा है लर्नर ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि यहाँ पे बता रखा है कि लर्नर जो है वो पहले से उन वर्ड का मीनिंग जानते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि न्यू वर्ड्स की बात की जा रही है।
अगला है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी विल नॉट बी इनहांस, इससे हम वोकैबुलरी शब्दकोश को इनहांस नहीं कर सकते, तो देखिए ये भी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि लर्नर को ये पसंद नहीं आएगा कि उनको पहले से ही अर्थ बता दिया जाए, तो ये देखिए इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है। अगला है इट प्रिवेंट लर्निंग फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग टू पजलिंग आउट यूजिंग क्लॉज, यहाँ पे एक तरीके से लर्नर को डिस्कवरी से प्रिवेंट कर दिया जाएगा, यानी कि बच्चा खुद डिस्कवर नहीं कर पाएगा अगर हम पहले से अर्थ बता दें। हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो लर्नर है वो डिस्कवर करे उसके मीनिंग को उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके, इस वजह से यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, न्यू वर्ड के अर्थ नहीं बता रही है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, जब हम रीडिंग करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए इसको हम बेस्ट तरीके से कब अचीव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, यानी कि हम लोगों को बोलना चाहिए कि रीडिंग के टाइम में लर्नर को वो सॉफ्टली उन चीज़ों को रीड करे। या फिर अगला ऑप्शन है लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों को बोलना चाहिए कि लर्नर को पहले उसे साइलेंटली चीज़ों को रीड करो और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को पूछो। अगला है टीच लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, यानी कि हमें बोलना चाहिए लर्नर को कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो या तो आप अपनी फिंगर रखो या तो आप पेंसिल रखो उन लाइनों में। आस्किंग द चिल्ड्रेन टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, हम लोगों को क्या बोलना चाहिए कि टेक्स्ट को लाउडली पढ़ो। तो देखिए रीडिंग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए की जा रही है और इसे बेस्ट तरीके से तब बच्चा अचीव कर पाएगा जब पहले बच्चा उसे साइलेंटली रीड करे और उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन वो सॉल्व कर सके। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि बच्चों को बोलो कि सॉफ्टली इस चीज़ को रीड करे, फिंगर और पेंसिल से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अगला है कि बस उसे लाउडली रीड करो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों को बच्चों को बोलना चाहिए कि आप पहले उसे साइलेंटली रीड करो और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे फ्रेम करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग, जो हम ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं वो क्या चीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है कंपटीशन अमंग लर्नर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स, यानी कि एकेडमिक में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आता है। या फिर गुड मेमोरी इन यंग लर्नर, यंग लर्नर के अंदर गुड मेमोरी आ जाती है। या फिर अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, यानी कि बच्चों के अंदर एक एम्बिशन आ जाता है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। या फिर कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए यहाँ पे जब हम ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं तब बच्चा साथ में मिलके चीज़ें करता है, तो बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन आता है, बच्चा यहाँ पे तार्किक तरीके से क्रिटिकल तरीके से सोच पाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि 5 बच्चों का एक ग्रुप है जो कि एक एक्टिविटी को कर रहा है, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा दे पाएगा और इसके वजह से ग्रुप एक्टिविटी अच्छी तरीके से हो पाएगी कोलैबोरेटिव तरीके से, यानी कि इकट्ठा साथ मिलके। यहाँ पे जो हम ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं वो कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को यहाँ पे बढ़ावा देता है, हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, टीचर हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय, टीचर लर्नर को किस तरीके से हेल्प कर सकती है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, वो भी खास करके इंग्लिश में। पहला ऑप्शन है गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल इन विच लर्नर प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम मैकेनिकली, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल दी जाए बच्चों को और बच्चा लैंग्वेज के आइटम को मैकेनिकली पढ़े। अगला है इनेबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन देयर प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज, यहाँ पे टीचर को करना क्या चाहिए, बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको नए नॉलेज के साथ कनेक्ट करने का रिलेशन समझाना चाहिए। या फिर गिविंग लर्नर अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट दैट विल बी लाइक टू मच प्रैक्टिस। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा कि बच्चों को बहुत सारे असाइनमेंट दे दो, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क दे दो, बच्चे इसमें बिजी हो जाएं, बच्चे इसको प्रैक्टिस करते रहें, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है।
अगला है करेक्टिंग एवरी मिस्टेक। तो देखिए करेक्टिंग एवरी मिस्टेक और साथ ही साथ उन्हें फीडबैक देना, ये भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपनाना है तो हमें बच्चों को उन पे छोड़ना चाहिए थोड़ा सा, और हमें यहाँ पे गाइड करना है, ना कि हमें हर वर्ड को उन्हें करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बच्चों की लर्निंग कराना चाह रहे हैं तो हम लोगों को बच्चों की जो प्रायर नॉलेज है, बच्चों की नई नॉलेज के साथ लिंक करना बच्चे को सिखाना है, ताकि बच्चा उन चीज़ों को लिंक करके आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। इनमें से कौन सा नॉन फॉर्मल लर्निंग माना जाएगा? पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड, यानी कि एक नए गेम को अपने दोस्त से सीख रहे हैं, या फिर चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन, जो कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन दिए जा रहे हैं उनसे बच्चा लर्न कर रहा है चीज़ें, या फिर चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, यानी कि अपने आर्ट टीचर से कुछ चीज़ ड्राइंग बच्चा वहाँ पे सीख रहा है, या फिर चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कुकिंग वो सीख रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंटेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा सेकेंड ऑप्शन, कि बच्चा यहाँ पे जब लर्निंग सीखता है कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन से, तो यहाँ पे उसे नॉन फॉर्मल असेसमेंट का इंटेंस माना जाता है। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट नीड टू ब्रेनस्टॉर्म। स्टूडेंट को पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है आइडियाज की, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करना होता है उन चीज़ों को, ड्राफ्ट करना होता है और साथ ही साथ एडिट करना होता है, और लास्ट में उस चीज़ को रिवाइज करना होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ बोली गई है। पहले बच्चे को क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उसके बाद आइडियाज़ को पहले ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद एडिट, पहले ड्राफ्ट करना है, फिर चीज़ों को एडिट करना है और लास्ट में उस चीज़ को रिवाइज करना है। ये किस तरीके की वर्क एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बच्चा स्पीकिंग स्किल कर रहा है। अगला ऑप्शन है बच्चा यहाँ पे रीडिंग एक्टिविटी यानी कि रीडिंग स्किल में पार्ट ले रहा है, या फिर राइटिंग स्किल में पार्ट ले रहा है, या फिर लिसनिंग स्किल। देखिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें बोल रखी हैं। पहले बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, उसके बाद आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना होगा, ड्राफ्ट करना होगा, एडिट करना होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग राइटिंग स्किल के अंदर करते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट को एक एस्से लिखने को दो, तो एस्से का जो टॉपिक होगा, जैसे कि अगर मान लो टॉपिक है सेव वाटर का, सेव वाटर के बारे में बच्चे को क्या क्या चीज़ें पता है, बच्चे को पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बच्चे ने जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें सीखी होंगी उससे रिलेटेड बच्चा आइडियाज़ को वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा। उसके बाद बच्चा क्या करेगा, उन चीज़ों को ड्राफ्ट करेगा, और उसके बाद सेव वाटर से रिलेटेड जो मेन थीम यहाँ पे बन रही होगी उस चीज़ को एडिट करेगा, और लास्ट में उसको एक बार पढ़ के देखेगा, रिवाइज करेगा। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है वो राइटिंग स्किल के अंदर की जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है लर्नर आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटी, पेयर ग्रुप, वर्क ग्रुप एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दिस। यहाँ पे बोल रखा है जो लर्नर है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, पेयर ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व है, और क्लास वर्क में भी इन्वॉल्व है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है। पहला है यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी इसलिए हो रही है ताकि टीचर की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अगला है यहाँ पे हम लर्नर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भाषा का इस्तेमाल कर सके और इसे एक रियल लाइफ इंटरेक्शन के साथ उसे जोड़ सके। एक्टिविटी में बच्चा जब इंटरेक्ट करेगा तब बच्चा यहाँ पे रियल लाइफ लर्निंग करेगा, इस चीज़ का हमें अवसर देना है। ये अच्छा पॉइंट लग रहा है, बट नेक्स्ट जरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रखा है प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। देखिए यहाँ पे भी अवसर देने की बात की जा रही है, बट यहाँ पे रिलैक्स होने की बात की जा रही है। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है कि हम लोगों को एक एम बनाना है ताकि हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर सकें। तो देखिए ये भी यहाँ पे नेगेटिव सेंस में या फिर ये एक लिंक में नहीं जा रहा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि हम लोग ये सारी एक्टिविटी इसलिए करा रहे हैं ताकि हम बच्चे को अवसर दें ताकि वो रियल लाइफ इंटरेक्शन से उन चीज़ों को सीख पाए। इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आफ्टर रीडिंग अ पोएम अ टीचर इन्वॉल्व द लर्नर इन ग्रुप वर्क
वन ग्रुप राइट द समरी ऑफ द पोएम। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पहले टीचर क्या बोल रही है कि पोएम को रीड करो, और उसके बाद पोएम को रीड करने के बाद यहाँ पे ग्रुप वर्क दिया जा रहा है। एक ग्रुप को बोल दिया गया है कि आप पोएम की यहाँ पे समरी बताइए, और दूसरे ग्रुप को बोल दिया गया है कि आप इसे पिक्चर के फॉर्म में डिपिक्ट कीजिए इस पोएम को, और यहाँ पे थीम बताइए। और अगले ग्रुप को यहाँ पे बोल दिया गया है कि इस पोएम को आप म्यूजिक के फॉर्म में सेट कीजिए। ये जो एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है अलग अलग ग्रुप के अंदर, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रही है। यहाँ पे बोल रखा है पहले ऑप्शन में कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अगर हम क्लासरूम में कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो उसका कोई ना कोई मेन एम या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होता है, उद्देश्य के साथ ही किसी एक्टिविटी को कराया जाता है। अगला है कैटर टू डाइवर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हम बच्चे का एबिलिटी देखना चाहते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। इस ऑप्शन को जरा होल्ड पे रखते हैं। अगला है, ये एम रखा जा रहा है कि बच्चों की लर्निंग जो हो असेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया जा सके, यानी कि आकलन के लिए हम लर्नर को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी इनकरेक्ट होगा। अगला है कि हम लोग लर्नर को एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेसन से, तो डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा उस पोएम को कितना समराइज कर पाएगा, कितने अच्छी तरीके से पिक्चर बना पाएगा, और साथ ही साथ मेन थीम बता पा रहा है या नहीं। तो इससे हम बच्चे का एबिलिटी और बच्चे की इंटरेस्ट को चेक कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन, एक स्टोरी टेलिंग सेशन क्लास में किया गया, द लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी विच विल हेल्प द लर्नर। यहाँ पे क्या किया गया, पहले बच्चों को स्टोरी सुनाई गई और उसके बाद लर्नर को बोल दिया गया कि इस स्टोरी का एंड आप चेंज कर दीजिए। इससे हम लर्नर को क्या सिखाना चाह रहे हैं, पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड बेटर ग्रामर, हम बच्चों को ग्रामर सिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात की जा रही है, जब हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं तो ग्रामर यहाँ पे मेन एम नहीं होगा, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगला यहाँ पे है डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल, तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है हम बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हैं और ओरिजिनल तरीके से कर रहे हैं, तो देखिए ये भी यहाँ पे सेंस नहीं बैठता। अगला है बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, यानी कि देखिए इसमें क्या किया जा रहा था, हम लोग पहले स्टोरी सुना रहे हैं, उसके बाद बच्चे को बोल रहे हैं कि आप इसका एंड चेंज कर दीजिए, और एंड बढ़िया तरीके से बच्चा तब चेंज करेगा जब बच्चा इमेजिनेटिव और क्रिएटिव तरीके से सोचेगा। तो यहाँ पे हम बच्चे की इमेजिनेशन और क्रिएटिव स्किल जो है वो बढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर ऑफ क्लास 5th विशेस टू टीच अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर फ्रॉम दी सिलेबस। यहाँ पे क्लास 5th के एक टीचर हैं जो कि ये विश रख रही हैं कि बच्चों को लैंग्वेज का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिखाया जा सके सिलेबस के अंदर। तो शी शुड, उन्हें क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल। यहाँ पे टीचर को बोल देना चाहिए स्टूडेंट को कि वो मेमोराइज कर ले रूल को, तो देखिए मेमोराइज करना कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट, टीचर को क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को टीच ही नहीं करना चाहिए और इसे अवॉइड कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव सेंस में, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। अगला है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, यहाँ पे हम लोगों को लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, ग्रामर की टीचिंग को छोड़ देना चाहिए। तो देखिए स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम व्याकरण ग्रामर को भी नहीं छोड़ सकते, तो देखिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट है यूज अ ग्रामर गेम विथ अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यहाँ पे बोल रखा है कि हमें ग्रामर की गेम का सहारा लेना चाहिए और साथ ही साथ हमारा मेन फोकस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे। तो देखिए हम लोगों का मेन एम क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बच्चे को सिखा सके लैंग्वेज का, और बच्चा अगर उसे सीख ले चाहे वो गेम के थ्रू ही सही, हमारा एम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को ग्रामर गेम यानी कि कुछ एक्टिविटी ऐसी करानी चाहिए जो कि फोकस हो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन है, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD हेल्प चिल्ड्रन टू, यहाँ पे बोल रखा है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के अनुसार जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है LAD होता है, इसका क्या मेन एम होता है। पहला ऑप्शन है लर्न सेकेंड लैंग्वेज इजीली, यानी कि बच्चा यहाँ पे जो सेकेंड लैंग्वेज है उसे इजीली लर्न कर पाएगा।
इन सेकेंड लैंग्वेज बच्चा यहाँ पे एक्टिवली सेकेंड लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएगा, या फिर जनरेट ग्रामर रूल, बच्चा यहाँ पे ग्रामर रूल को जनरेट कर पाएगा, या फिर इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय अडल्ट, यानी कि जो अडल्ट जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको नकल कर पाएगा, इमिटेट कर पाएगा। नॉम चॉम्स्की का ये मानना था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है वो बच्चों को यहाँ पे ग्रामर के रूल को जनरेट करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, बाकी ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे हमें चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, चार अलग अलग कथन दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला है, चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज इज अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश, यानी कि जो बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, वो एक तरीके से हर्डल यानी कि रुकावट पैदा करती है लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज लर्निंग में। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। जब भी हम फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्स की तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो यहाँ पे हर्डल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है, इट इज़ डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश को टीच करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चा हर जगह अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करता है और इंग्लिश को यहाँ पे इग्नोर करता है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब आप टीच करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हर जगह अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को ही यूज़ करे। अगला ऑप्शन है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड ऑन अ एवरीडे बेसिस। यहाँ पे बोल रखा है एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ वर्ड्स दे देने चाहिए इंग्लिश के, वो भी डे टू डे बेसिस में। तो देखिए यहाँ पर इससे भी बच्चा लैंग्वेज को, इंग्लिश को नहीं सीख पाएगा इतने अच्छे तरीके से। यहाँ पे बस बच्चे की वोकैबुलरी इन्हांस होगी, वो भी कहीं ना कहीं बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगला है, children come to school with a treasure of experience and their mother tongue act like a resource in लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे बोल रखा है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और हम लोगों को बच्चे की जो मदर टंग है उसे रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए लैंग्वेज टीचिंग में। अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हर्डल नहीं होती, वो एक तरीके से रिसोर्स होती है, उसे हमें रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कभी भी सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने में। और हमसे यहाँ पे पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस। जब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वर्ड कैसे कंबाइन होते हैं फ्रेजेस को फॉर्म करने में, और फ्रेजेस जब कंबाइन होते हैं तो क्लॉजेस बनते हैं, और क्लॉजेस जब कंबाइन होते हैं तो ये सेंटेंस बनाती हैं। वर्ड्स को कंबाइन करके यहाँ पे फ्रेजेस बना रहे हैं, फ्रेजेस को कंबाइन करके यहाँ पे क्लॉजेस, और क्लॉजेस को कंबाइन करके यहाँ पे सेंटेंसेस बना रहे हैं। और इन सभी की जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, पहला है सिमेंटिक, अगला है सिंटेक्स, अगला है कॉल्कुलेशन, अगला है कॉल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंटेक्स। यहाँ पे जब हम इन चीज़ की स्टडी करते हैं कि वर्ड किस तरीके से कंबाइन होकर फ्रेज बन रहे हैं, फ्रेज किस तरीके से कंबाइन होकर क्लॉजेस बन रहे हैं, और क्लॉज कंबाइन होकर सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, ये हम स्टडी करते हैं सिंटेक्स, इसे हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। और जब हम वर्ड की मीनिंग की स्टडी करें तो इसे सिमेंटिक्स के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज डैश कॉन्सोनेंट साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन है 21, अगला है 22, अगला है 23 और लास्ट है 24। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो होते हैं 24। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यहाँ पे इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है एक मल्टीलिंगुअल बहुभाषी देश के अंदर, मल्टीलिंगुअल कंट्री के अंदर। यहाँ पे पहला ऑप्शन है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग या फिर नेटिव लैंग्वेज होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता।
अगला है फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो फॉरेन में इस्तेमाल की जाती है, या फिर अ ग्लोबल लैंग्वेज, या फिर एन एसोसिएटेड लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 ने हमारी जो इंग्लिश है उसे क्या बोला है, इसे यहाँ पे ग्लोबल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। इंग्लिश को मल्टीलिंगुअल कंट्री के अंदर ग्लोबल लैंग्वेज की तरह रखा गया है एनसीएफ 2005 के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। क्वेश्चन है, अ टीचर डिवाइड द क्लास इन स्मॉल ग्रुप एंड आस्क देम टू डिस्कस एंड प्रेजेंट देयर व्यू ऑन सेफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे टीचर ने एक क्लास को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे ग्रुप में और बोला कि आप डिस्कस करिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करिए सेफ एनवायरनमेंट टॉपिक पे। स्टूडेंट आर फ्री टू प्लान एंड प्रेजेंट देयर चॉइस एंड क्रिएटिविटी। और स्टूडेंट को यहाँ पे फ्री कर दिया कि आप इस चीज़ को प्लान करें, प्रेजेंट करें अपनी चॉइसेस को, अपनी क्रिएटिविटी को। द टीचर इज फैसिलिटेटिंग देम एंड एज देन रिक्वायर्ड। यहाँ पे बोल रखा है टीचर यहाँ पे बच्चों को फैसिलिटेट कर रही है जब रिक्वायर्ड है। विच अप्रोच मेथड इज फॉलो इन दी क्लास। कौन से मेथड को या फिर आप कह लीजिए कौन से अप्रोच को यहाँ पे अपनाया जा रहा है। तो टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, बच्चे को गाइड कर रही है जब बच्चे को रिक्वायरमेंट है, और बच्चे को यहाँ पे फ्री कर दिया है कि बच्चा अपने तरीके से सोच सकता है, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकता है। पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, अगला है स्ट्रक्चरल अप्रोच, अगला है नेचुरल अप्रोच, या फिर डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बच्चों को खुद कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चे को उसके बाद प्रेजेंट करने को बोल रहे हैं, और टीचर यहाँ पे क्या कर रही है, बच्चे को गाइड कर रही है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू बच्चों की लर्निंग को इन्हांस करने की कोशिश की जा रही है। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर ऑफ क्लास फोर्थ ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमंग दी स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया, क्लास फोर्थ के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स लेके आई और बच्चों के साथ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन शी सेड टुडे लेट्स हैव अ फन एंड रीड दिस बुक फॉर अ प्लेजर। यहाँ पे बोल रखा है कि टीचर ये बोल रही है कि चलो आज थोड़ा फन करते हैं और इन बुक को अपने प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछ रखा है कि किस टाइप की रीडिंग मानी जाएगी। पहला ऑप्शन है प्री रीडिंग, यानी कि रीडिंग जिससे जो पहले एक्टिविटी की जाती है, या फिर पोस्ट रीडिंग जो रीडिंग के बाद की जाती है, या फिर इंटेंसिव रीडिंग जिसमें हम पूरा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रीड करते हैं, या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग जो कि प्लेजर के लिए की जाती है। यहाँ पे देखिए जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो प्लेजर के लिए की जाती है, और यहाँ पे रीडिंग क्यों हो रही है, फन के लिए, प्लेजर के लिए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग यहाँ पे की जा रही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, अ 2.5 year old चाइल्ड पिक अप हिज सिबलिंग बुक एंड लुकिंग एट द पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। दिस चाइल्ड इज, यहाँ पे पूछ रखा है कि एक 2.5 साल का बच्चा है जिसने अपनी सिबलिंग की, अपने भाई या बहन की बुक को उठा लिया और उन पिक्चर्स को देख रहे हैं जो कि स्टोरी वहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बच्चा है ये किस तरीके का माना जाएगा। पहला है इमर्जेंट राइटर, यहाँ पे वो बच्चा लिख नहीं रहा तो इमर्जेंट राइटर नहीं हो सकता। अगला है इमर्जेंट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट होगा। हम अभी 2.5 साल के बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो स्कूल में नहीं गया, फॉर्मल लर्निंग नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है इमर्जेंट रीडर, यानी कि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को रीड करने के लिए फ्यूचर में केपेबल हो सकता है। या फिर इमर्जेंट स्टोरी राइटर, देखिए राइटिंग के लिए हम नहीं बोल सकते क्योंकि बच्चा भी लिख नहीं रहा, यहाँ पे बच्चा उन पिक्चर्स को देख रहा है जो कि स्टोरी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो फ्यूचर में एक अच्छा रीडर बन सकता है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड फाइंड दैट सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली व्हेन शी एक्सप्लेन देम ओरली। हर टीचिंग स्टाइल इज, यहाँ पे बोल रखा है कि क्लास थर्ड के एक टीचर हैं जो कि ये नोटिस कर रही हैं कि उनके जो स्टूडेंट है कई बारी कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं जब वो उन्हें ओरली उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। तो उन बच्चों का जो टीचिंग स्टाइल होगा वो क्या होगा। पहला है ऑडिटरी, अगला है विजुअल, अगला है किनेस्थेटिक, या फिर
एस्थेटिक। तो देखिए बच्चे को जब ओरल मोड में ये चीज़ बोली जा रही है तब वो बच्चा समझ रहा है, तो यानी कि ऑडियो की मदद से वो सुन पा रहा है, मतलब सुन के उस चीज़ को समझ पा रहा है। तो यहाँ पे उनका टीचिंग जो स्टाइल है वो है ऑडिटरी। इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि इस टेक्स्ट को आप इंफॉर्मेशन के लिए रीड करो एंड क्रिएट देयर ओन इंटरप्रिटेशन बियॉन्ड द लिटरल लेवल। यानी कि इसके बाद बोला गया कि पहले आप इंफॉर्मेशन निकालिए और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी इंटरप्रिटेशन बताइए, ये जो लिटरल लेवल है उससे बढ़ के, यानी कि आपको क्या समझ में आया इस चीज को रीड करके आप अपने अकॉर्डिंग बताइए। विच सब स्किल्स इज सी प्रैक्टिसिंग इन दी क्लास। वो कौन से सब स्किल को यहाँ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही है वो टीचर। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है पैराफ्रेजिंग, अगला है प्रिडिक्टिंग, अगला है इन्फरिंग, अगला है समराइजिंग। देखिए बच्चा यहाँ पे चीजें समराइज नहीं कर रहा, बच्चा उन चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहा। पैराफ्रेजिंग नहीं हो सकता, प्रिडिक्टिंग यानी कि अनुमान लगाना, बच्चा यहाँ पे अनुमान भी नहीं लगा रहा, बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है और इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में से निकाल रहा है, तो बच्चा यहाँ पे इन्फर कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये किस तरीके की सब स्किल है, यहाँ पे टीचर यहाँ पे इन्फरिंग बच्चे को सिखा रही है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग टू स्टोरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज स्टोरीज। यहाँ पे बोल रखा है हम जब बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं या फिर बच्चा जब स्टोरी सुनता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ये जो स्टोरीज होती हैं ये क्या करती हैं। पहला है हेल्प टू टीच एंड लर्न न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड, यानी कि स्टोरीज के माध्यम से बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, नए और डिफिकल्ट वर्ड को सीख पाएगा और हम टीच कर पाएंगे। या फिर यूज मेनी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न देम, यानी कि यहाँ पे हम ग्रामर के स्ट्रक्चर को बच्चे को समझा पाएंगे और बच्चा उन्हें लर्न कर पाएगा। या फिर प्रेजेंट लैंग्वेज एज अ होल, यानी कि यहाँ पे हम लैंग्वेज को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सारी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। या फिर हेल्प द टीचर टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, यहाँ पे टीचर क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगी। तो देखिए क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा ये भी लर्निंग को प्रमोट करेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा कि बच्चा यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सीखेगा, कुछ नए वर्ड्स को सीखेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जब हम स्टोरी सुनाते हैं और बच्चा स्टोरी को सुनता है तो हम यहाँ पे लैंग्वेज को एज अ होल रिप्रेजेंट करते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑन द हॉनेस्ट वुड कटर। यहाँ पे बोल रखा है एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर क्या है, द हॉनेस्ट वुड कटर, द टीचर स्टार्ट अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट ऑन हॉनेस्टी। टीचर ने क्या किया, यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया हॉनेस्टी को लेके, सच्चाई को लेके। व्हाट इज द टीचर ट्राइंग टू अचीव विद दिस एक्ट। टीचर यहाँ पे क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है इस एक्टिविटी की मदद से। पहला है एक्टिव स्टूडेंट अटेंशन, यानी कि एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है बच्चों के अटेंशन को, या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट स्किल, बच्चों की स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। या फिर एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। या फिर एक्सेस स्टूडेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस, यानी कि पता करने की कोशिश कर रही है कि बच्चों का लैंग्वेज का क्या लेवल है और बच्चे उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीचर क्या कर रही है, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हॉनेस्टी को लेकर डिस्कशन कर रही है, यानी कि यहाँ पे टीचर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है कि उन्हें कितना पता है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, बच्चे की नॉलेज की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें बोल रखा है एक्टिवेट स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल। एक बच्चे को एक नए स्कूल में दाखिला मिला, एडमिशन मिला। द टीचर वॉज सरप्राइज टू सी दैट शी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश।
सी इज़। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बच्ची ने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया और टीचर यहाँ पे ये देख के सरप्राइज है कि वो बच्ची 4 अलग-अलग भाषा बोल पाती है, जबकि वो बच्ची इंग्लिश नहीं बोल पाती। तो वो बच्ची किस तरीके की होगी? शी इज़ मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल जो एक भाषा बोल पाते हैं, तो देखिए 4 यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो मोनोलिंगुअल वो नहीं होगी। बाइलिंगुअल वो होते हैं जो 2 भाषाएँ बोल पाते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है मल्टीलिंगुअल, यानी कि जो 1 से ज़्यादा भाषा बोल पाते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भाषा बोल पाते हैं। अगला है लिंग्विस्टिक, यानी कि उसे लैंग्वेज की नॉलेज होगी। तो देखिए यहाँ पे वो बच्चा 4 अलग-अलग भाषा को बोल पा रहा है। तो बच्चा क्या है? यहाँ पे मल्टीलिंगुअल है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th while reading a chapter finds some difficult and unfamiliar word and is not able to get the meaning of those word he should। यहाँ पे बोल रखा है एक स्टूडेंट है क्लास 5th का, कक्षा 5 का एक स्टूडेंट है जो कि एक चैप्टर को रीड कर रहा है और उसे वहाँ पे कुछ डिफिकल्ट या फिर अनफेमिलियर वर्ड मिले जिसके उन्हें मीनिंग नहीं पता चल रहे। तो उसे क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है आस्क द टीचर, यानी कि उसे टीचर से पूछना चाहिए। अगला है उसे इग्नोर कर देना चाहिए उन शब्दों को और स्किप कर देना चाहिए, आगे रीडिंग करनी चाहिए। तो देखिए इग्नोरेंस तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अगला है गेस द मीनिंग इन कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट वो रीड कर रहे हैं उसे थोड़ा गेस करना चाहिए। या फिर आस्क हिज क्लासमेट एवरी टाइम टू हेल्प, यानी कि अपनी क्लासमेट से उसे हेल्प मांगनी चाहिए हर बारी। तो देखिए यहाँ पे उस बच्चे को करना क्या चाहिए? वो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? न्यू वर्ड्स लर्न नहीं कर रहा या फिर वो डिक्शनरी की हेल्प नहीं ले रहा, वो यहाँ पे वो बच्चा रीडिंग कर रहा है। रीडिंग के टाइम में हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है, जनरल आइडिया लग जाता है कि आगे की स्टोरी क्या होगी। और अगर हमें एक लाइन हम पढ़ रहे हैं और कोई डिफिकल्ट वर्ड या फिर नया वर्ड मिला तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसका मीनिंग वहाँ पे इन्फर कर सकते हैं। तो एक तरीके से बच्चे को करना क्या चाहिए? खुद गेस करने की कोशिश करनी चाहिए उसके कंटेंट में जाके। इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, सीटैट साइंस पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी 6 to 8 का कंप्लीट कंटेंट और साथ ही साथ पेपर 1 के लिए मैंने पर्यावरण अध्ययन का कंप्लीट कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, ये वीडियोस आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।